साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं और आपको बताते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको खुद अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर होगी फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन के साथ में कराई जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे वो आपको पूरी जानकारी के साथ में यहाँ पर कराए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनका नाम स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाई देगा। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। भारत ने हाल ही में अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने लॉन्च किया है। यह किसके द्वारा गाया गया है? मोहित चौहान, AR रहमान, सोनू निगम या फिर हिमेश रेशमिया? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मोहित चौहान के द्वारा भारत का ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने गाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पहली ICC टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गया है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले ICC टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता बन गया है, तो जो 2019 में चालू हुई थी और 2021 में जिसका फाइनल हुआ इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह या फिर युवराज सिंह? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जसप्रीत बुमराह को अभी हाल ही में वन प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रखिएगा बियरेबल श्रेणी में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, यानी कि जो पहनने वाली चीजें वन प्लस बनाएगी उसमें इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूछा जा सकता है कि कौन सी श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर 26 जून 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति किसे बनाया गया है? रानी रामपाल, कर्णम मल्लेश्वरी, PT उषा या फिर तेनजिंग नोरगे? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनाया गया है। प्रथम कुलपति हैं इसलिए अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनाया है। यानी कि ये कौन है? तो ये वेट लिफ्टर है, यानी कि भारोत्तोलक है। ठीक है, वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्हें अभी हाल ही में कुलपति बनाया गया है। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठा करके इतिहास रचा था। ठीक है, उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, पद्मश्री भी प्रदान किया जा चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से पुरस्कार कर्णम मल्लेश्वरी को दिए गए हैं? तो आपको बताना है राजीव गांधी भी मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। ठीक है, और ये एक भारोत्तोलक है और पहली ओलंपिक में गोल्ड मतलब कि पहले पदक जीतने वाली महिला भारोत्तोलक है ओलंपिक में भारत की तरफ से। 2000 ओलंपिक में सिडनी में इन्होंने यह जो है पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा दिवस 25 जून को मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, विश्व विटिलिगो दिवस, ए और बी दोनों या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ए और बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी मनाया गया है और विश्व विटिलिगो दिवस भी मनाया गया है। चलिए इन दोनों दिवस के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं और देखते हैं इसकी थीम क्या है। ठीक है, क्योंकि थीम परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में नामित किया था। तो 2010 में इसको नामित किया गया था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह दिवस कब चालू हुआ था, तो याद रखिए 2010 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो प्रारंभ हुआ था। इस दिवस का उद्देश्य नाविकों को, यहाँ पर नागरिक नहीं, यहाँ पर नाविक होगा, नाविकों को विश्व अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना है। थीम क्या रखी गई है? तो थीम याद रखिएगा
इंडिया सीफ्रेट्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, यानी कि जो नाविक हैं वो शिपिंग के फ्यूचर हैं, इसलिए उनको धन्यवाद देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून। ठीक है, विटिलिगो दिवस की बात कर लेते हैं। तो विश्व विटिलिगो दिवस 25 जून को मनाया गया। विटिलिगो क्या है? तो विटिलिगो एक त्वचा का विकार है जिसके कारण त्वचा के रंग में कमी आ जाती है। तो पूछा जा सकता है कि विटिलिगो क्या होती है? तो यह एक तरह से त्वचा की बीमारी है जिसकी वजह से त्वचा में जो है रंग में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों दिवस जो है वो आपके 25 जून को 2021 को मनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य को उसका चौथा बाघ अभयारण्य मिलने जा रहा है, यानी कि इस राज्य में चौथा बाघ अभयारण्य खुलने जा रहा है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि राजस्थान में भी हाल ही में उसको चौथा बाघ अभयारण्य मिलने जा रहा है। राजस्थान में चौथा बाघ अभयारण्य यहाँ पर खुलने जा रहा है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो राजस्थान के बूंदी में अपने चौथे टाइगर रिजर्व के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कि राजस्थान का जो बूंदी जिला है वहाँ पर चौथा बाघ अभयारण्य यहाँ पर खोला जाएगा। राज्य सरकार को इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA से मंजूरी मिल गई है। तो NTCA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है वो NTCA का फुल फॉर्म होता है। NTCA की तकनीकी समिति ने 1071 वर्ग किलोमीटर में फैले बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने में मंजूरी प्रदान की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि कौन सा ऐसा अभयारण्य है जिसे बाघ अभयारण्य में बदला जा रहा है राजस्थान में? तो याद रखिएगा उसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जिसे बाघ अभयारण्य में बदलने की यहाँ पर तैयारी की जा चुकी है राजस्थान सरकार के द्वारा, और यह यहाँ का चौथा बाघ अभयारण्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल अपराजिता लॉन्च किया है? केरल, झारखंड, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि केरल सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल अपराजिता लॉन्च किया गया है। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि अब से अपराजिता नाम का एक ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों का समाधान करेगा। यानी कि साइबर अपराध जो भी महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे हैं उनको बस अब कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपराजिता पर अपना पंजीकरण करा देना है। उसके बाद उनकी सारी प्रॉब्लम जो है वो अब अपराजिता के द्वारा सॉल्व की जाएगी। घरेलू शोषण सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। दहेज संबंधी शिकायतों की जाँच और निराकरण के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। यानी कि महिलाओं की जो भी समस्याएं होंगी, उनके अपराध जो भी हो रहे हैं, घरेलू अपराध हैं, दहेज संबंधी अपराध हैं, इन सब का निराकरण अब अपराजिता के द्वारा किया जाएगा। और यह एक जो है ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, किसके द्वारा? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न क्यों लिया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, परीक्षाओं में आपसे वही खेल और खिलाड़ी पूछे जाते हैं जिनने मतलब कोई नया यहाँ पर इतिहास रचा है। ठीक है, कोई करंट के प्रश्न वहाँ से बनते हैं। तो देखिए, सौरभ चौधरी जो है चर्चा में क्यों है ये आपको बताते हैं। ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है निशानेबाजी। तो बताइए सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि निशानेबाजी से इनका संबंध है सौरभ चौधरी का। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो सौरभ चौधरी एक भारतीय निशानेबाज हैं। 24 जून 2021 को क्रोएशिया के ओसीजेक में निशानेबाजी में विश्व नंबर 2 सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ल्ड कप चल रहा है ISSF निशानेबाजी का वर्ल्ड कप, जहाँ पर सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित है। ISSF में ईरान के जवाद फरोफी ने लगातार ISSF वर्ल्ड कप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है और सर्बिया के दामिर मिमेक ने रजत पदक जीता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड कप अभी यहाँ पर ISSF चल रहा है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जवाद मैरोफी ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो फिर दूसरा जो है आपका सिल्वर किसने जीता है? तो सर्बिया के दामिर मिमेक ने यहाँ पर सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। और भारत की तरफ से सौरभ चौधरी ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, निशानेबाजी का ये वर्ल्ड कप चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा कहां से प्रारंभ हुई है? पुरी, जयपुर, पटना या फिर कोयम्बटूर? आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि पुरी से जो है वो ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा प्रारंभ हुई है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा 24 जून 2021 को पुरी उड़ीसा में आरंभ हो गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष में यह पहला अवसर है जब जगन्नाथ, बालाभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन देवताओं को जगन्नाथ मंदिर से बाहर लाया जाता है और जुलूस में मंदिर परिसर के अंदर स्नान मंडप में ले जाया जाता है। ठीक है, उन्हें विधि पूर्वक शुद्ध जल के 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण बस इतना है कि भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई है, तो पूरी उड़ीसा में प्रसिद्ध स्नान यात्रा प्रारंभ हुई है। ठीक है, और यहीं पर रथ यात्रा भी निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां से आपका प्रारंभ हो रहा है 26 जून 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न एमपी की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जो साबित होने वाले हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के किस शहर में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई जाएगी? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाई जा रही है। अब ये मशीन क्या करेगी और क्यों लगाई जा रही है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भोपाल में लगाई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस के केस सामने आए हैं, भोपाल में 3 और 2 उज्जैन में। तो यहाँ पर कोरोना का एक नया वायरस यहाँ पर निकला है जिसे डेल्टा प्लस कहा है। तो डेल्टा प्लस के 5 केस यहाँ पर आए, जो कि बहुत बुरी खबर है। भोपाल में 3 है और 2 उज्जैन में है। ठीक है, तो ये इसकी पता लगाने के लिए कि नए नए कौन कौन से वेरिएंट निकल रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भोपाल में लगाई जाएगी। बाकी एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्टैटिक का प्रश्न बनेगा। तो एनिमल सैरोगेसी लैब और गर्म पानी ऊर्जा संयंत्र दोनों भोपाल में ही स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। भोपाल को यहाँ पर झीलों की नगरी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जिले में फर्नीचर क्लस्टर खोले जाने की तैयारी की जा रही है? मुरैना, भिंड, रतलाम या फिर उज्जैन? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर ए, यानी कि मुरैना में फर्नीचर क्लस्टर खोले जाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। कब से खोला जाएगा, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा के समक्ष फर्नीचर क्लस्टर का प्रेजेंटेशन जो है रखा गया है। मुरैना में फर्नीचर क्लस्टर खुलने से बड़ी संख्या में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। बुधवार को कृषि भवन नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों और निवेशकों के बीच बैठक संपन्न हुई है। तो देखिए, इतने सारे प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। कहाँ पर खोला जा रहा है क्लस्टर, तो मुरैना में खोला जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा खोला जा रहा है, तो दिल्ली के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और एमएसएमई मंत्री जो हैं वो ओम प्रकाश सकलेचा के समक्ष जो है ये पूरी बात रखी गई है। उन्होंने इस पर मुहर लगा दी है कि मुरैना में जो है फर्नीचर क्लस्टर खोला जाएगा। अब देखिए, कहीं पर भी अगर कोई उद्योग चालू होता है तो यहाँ पर रोजगार आपको उपलब्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टैटिक का प्रश्न बनेगा। मुरैना का बात आ गया है, तो देखिए, मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना जो है वो 1922 में मुरैना जिले में ही बनाया गया था। कहाँ पर, बामोर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर स्थित है? एनटीपीसी में अभी हाल ही में यह प्रश्न पूछा गया है। कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद या फिर मुंबई? तो बताइए ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर स्थित है, आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि मुंबई में ब्रेबॉर्न स्टेडियम स्थित है। देखिए, तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम एक क्रिकेट का प्रमुख स्टेडियम है। ये जो है कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। मुंबई में एक और महत्वपूर्ण स्टेडियम है, तो मुंबई में ही वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है, जहाँ बीसीसीआई का मुख्यालय भी है। तो जो भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका मुख्यालय भी मुंबई में ही स्थित है। और आपको पता होगा 2011 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था उसका फाइनल भी कहाँ पर हुआ था, उसका फाइनल भी मुंबई में हुआ था। और जो मेमोरेबल मोमेंट है, जिसे आईसीसी की तरफ से सबसे मेमोरेबल मोमेंट दिया गया है, वो भी आपके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को ही दिया गया है, जहाँ पर सचिन को कंधे पर उठा करके जो भारतीय खिलाड़ियों ने घुमाया था, उसको विश्व का सबसे मेमोरेबल मोमेंट जो है आईसीसी के द्वारा यहाँ पर बोला गया है। और वो भी आपका कहाँ का, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? कैपिटल करेंसी आपसे पूछ ली जाती है, जैसा कि आपको पता है, और उन्हीं देशों की कैपिटल करेंसी पूछी जाती है जो चर्चा में बने हुए होते हैं। तो देखिए, क्रोना, दीनार, डॉलर या फिर यूरो? आइए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि क्रोना जो है वो डेनमार्क की मुद्रा है। तो देखिए डेनमार्क की मुद्रा क्रोना है। वर्तमान में कौन रानी वहाँ पर कौन है? वहाँ पर शाही शासन चलता है, तो डेनमार्क की वर्तमान रानी है मार्गरेट सेकंड। उसके बाद राजधानी की बात कर लेते हैं, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और एक और यहाँ पर स्टैटिक का प्रश्न बनेगा, तो ग्रीनलैंड जो है, जो सबसे बड़ा यहाँ पर द्वीप है, तो उसका जो प्रशासनिक आधिपत्य है वो डेनमार्क के पास में ही, यानी कि डेनमार्क वहाँ पर पूरा प्रशासन चलाता है। कहाँ पर? ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा आइसलैंड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आकाशगंगा झरना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, महाराष्ट्र या फिर गोवा? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि असम में आकाशगंगा झरना स्थित है। देखिए कुछ जानकारी, तो आकाशगंगा झरना असम राज्य में स्थित है। इस झरने के किनारे भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, जो इस झरने की लोकप्रियता को और बढ़ाता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण झरने आपसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं है। अभी आकाशगंगा झरना पूछ लिया गया है। आकाशगंगा झरना क्या आपने इससे पहले कहीं पढ़ा था? तो आकाशगंगा झरना जो है वो असम राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। आइए देखते हैं किस किस ने सही जानकारी दी। हमने आपसे प्रश्न पूछा था घूमर जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? शैलेंद्र चौधरी ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। साक्षी द्विवेदी ने बिल्कुल सही बताया। हरीश बाबू ने राजस्थान बताया है। मुकेश गंजाम ने राजस्थान बताया। शिल्पा वानखेड़े ने राजस्थान बताया है। उसके बाद एस के बुंदेला ने राजस्थान बताया। सीएम का नाम भी बताया, अशोक गहलोत। उसके बाद में आरती लोधी ने राजस्थान बताया। सचिन पारासर ने फोक डांस ऑफ राजस्थान बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा दांगी ने राजस्थान बताया है। और संजू दुबे ने राजस्थान बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और एक दूसरे के कमेंट को जरूर पढ़ लिया कीजिए, जिससे कि कुछ ना कुछ यूनिक जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो वो आपका ईडन गार्डन है। किस राज्य में स्थित है यही आपको बताना है। चाहे आप गूगल पर सर्च कीजिए, अधिक से अधिक जानकारी वहां पर सर्च करके आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। चलिए देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें कि रोज दोपहर में 12:30 बजे हम एमपीपीएससी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। इससे पहले साइबर सिक्योरिटी का प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ चुके हैं। मध्य प्रदेश जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुके हैं। आज हम एमपी जीके 2020 करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाएं आने वाली है मध्य प्रदेश में। तो 2020 से लेकर के अब तक का करंट अफेयर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 2020 का जो करंट अफेयर है वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। उसमें स्टैटिक जीके जो कि एमपी की है उसके भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जो भी एमपी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है दोपहर में 12:30 बजे वाली वीडियो। बाकी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि दोपहर रोज सुबह जो है 7:30 बजे हम आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते हैं और दोपहर में 12:30 बजे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।